क्वेश्चन नंबर 1, ए ओज ₹1500 टू बी, ठीक है, ए को बी को 1500 रुपये देने थे। द डेट इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब क्या होता है, एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है जिसके अंदर आप अगर किसी से पैसे मांगते हो, आपने किसी को उधार दिया है, तो आपको 3 सालों तक अगर आप उससे फॉलो अप नहीं करते हो पेमेंट का, तो वो टाइम बार डेट बन जाता है। बाद में आपका कोई हक नहीं बचता कि उसके पास से आप पैसे रिकवर कर सको। तो यहाँ पे ए को बी को जो पैसे देने थे उसका टाइम बार हो गया था वो, तो अब बी के पास कोई राइट नहीं है कि उसके पास से पैसा रिकवर कर सके। अब क्या हुआ है, ए है साइन अ प्रोमिसरी नोट ऑफ ₹500 टुवर्ड्स द डेट। तो ए ने टाइम बार होने के बाद एक नया प्रोमिसरी नोट दिया है बी को कि मैं 500 रुपये आपको दे दूंगा। तो बताओ ये प्रोमिस कैसा है। तो भाई अगर बी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाएगा, वो वैलिड बन जाएगा। इसीलिए ये प्रोमिस कैसा है, वॉइडेबल, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, राइट। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लेंड्स ₹2000 टू वाई, एक्स लेटर कम्युनिकेशन वाई नॉट टू रीपे द अमाउंट लेंड। क्या बोला, एक्स ने वाई को 2200 रुपये दिए और बाद में उसने कम्युनिकेट किया कि भाई ये एक्स ने कम्युनिकेट किया वाई को कि भाई आप पैसा देना मत। तो अब क्या हो गया, जैसे ही ये पैसा मत देना ऐसा बोल दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब ये डिस्चार्ज कैसे हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय, क्या हुआ, वेवर। क्या किया, एक्स ने पैसा वेव कर दिया, तो ये वेवर से डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए मेक्स प्रोमिस ऑफ चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5000 टू बी, ठीक है। ए ने बी को बोला कि मैं 5000 रुपये आपको दूंगा। बी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोमिस मेक्स कमिटमेंट सच अ प्रोमिस रिजल्ट्स इन। भाई कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, बाकी तो क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए वहाँ पे कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब यहाँ पे ए ने बी को बोला कि मैं 5000 रुपये आपको डोनेशन दूंगा, पर बी ने बदले में कुछ दिया नहीं है, फिर भी ये जो प्रॉमिस है, ठीक है, ये प्रॉमिस वैलिड गिना जाएगा। और उसके बेस पे अगर बी ने कोई आगे कमिटमेंट किया है तो ए की जवाबदारी बनती है कि ये प्रॉमिस को फुलफिल करे, भले ही यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज ये 5-6 चीज़ें हैं, उसमें से वन ऑफ द थिंग इज कि आपने कोई भी चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन के लिए आपने कोई भी प्रॉमिस किया है तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। वैलिड कॉस्ट जो है उसकी वजह से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और ए को 5000 रुपये बी को देने ही पड़ेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन अ वैलिड ऑफर। देखते हैं, एन अनाउंसमेंट फॉर ब्यूटी कॉम्पिटिशन, अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप विद प्राइस टैग, लास्ट एन एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द लॉस्ट थिंग। तो भाई वैलिड ऑफर यही बनेगा, जैसे ही वो चीज़ मिलेगी, जो चीज़ ढूंढ के लाएगा उसको तुरंत उस रिवॉर्ड को मिलने का हकदार बन जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो है ना, वहाँ पे सिर्फ ऑफर हो गया है, खाली एक्सेप्टेंस बाकी है। जैसे ही एक्सेप्टेंस मतलब सामान वो ढूंढ लेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना मान जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा वैलिड ऑफर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, एन एजेंट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट वेयर बाय ही प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, द एग्रीमेंट इज। भाई ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के बाहर अगर वो काम करने की बात कर रहा है तो वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है, बिकॉज वो जो करने के लिए ऑथोराइज ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा, राइट। इसका आंसर है वॉइड बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता वो कॉन्ट्रैक्ट। आगे 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, व्हेन डैमेजेस आर एन एडिक्वेट रेमेडी। भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी हो सकता है जब आप उसको क्वांटम को फिक्स कर सके, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन डैमेजेस आर एन एडिक्वेट रेमेडी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन पोस्टल ट्रांजिट विच वॉज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड करेक्टली एड्रेस्ड अमाउंट्स टू। भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने स्टैम्प बराबर नहीं लगाया लेटर पे और आपने एड्रेस बराबर लिखा था, अब वो लेटर ही खो गया एक्सेप्टेंस का, तो क्या वो एग्रीमेंट वॉइडेबल है? तो यस वॉइडेबल है। जो लेटर रिसीव करने वाला है उसको लेटर मिला नहीं है, फिर भी उसके पास ऑप्शन है कि वो बोल सकता है ठीक है कोई बात नहीं, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इसका आंसर आएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय। भाई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट किन से दायरे में रहकर कर सकती है? तो भाई दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, और उसमें भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के साथ साथ आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या ऑथोराइज कर रखा है आपको कंपनी को, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। तो 8वें का आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। कंपनी को ये दोनों चीज़ों के हिसाब से ही
चलना पड़ेगा, इन दोनों के दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा। 9, एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर टू सेल ए थिंग बाय ऑक्शन इज, क्या है ये, इट्स अमाउंट टू एन ऑफर, कि भाई हम इतने में सामान बेचना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर केदार ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मेक्स रिटर्न प्रोमिस टू पे 1000 पर मंथ एज अ पॉकेट मनी टू हिज सन बीमल। तो भाई ये कौन सा आ गया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये एक्सेप्शन है टू द रूल दैट कंसिडरेशन मस्ट बी देयर टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई भी कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। दे रजिस्टर द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द सेम, द प्रोमिस रिजल्ट्स इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सेप्शन में है, हमको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ इट रिलेट्स टू, भाई रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब कि आप सेम तरीके का बिजनेस नहीं करोगे या आप सेम तरीके की सर्विसेज सप्लाई नहीं करोगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? यस, दो केसेस में वैलिड है, सेल ऑफ गुडविल और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के केस में, कि इन दोनों केसेस में एग्रीमेंट में ऐसा लिखा जा सकता है कि आप ये जो गुडविल खरीद रहे हो, ठीक है, तो जो बेचने वाला है वो सेम तरीके का बिजनेस कुछ सालों तक नहीं करेगा। पार्टनरशिप में भी सेम इस तरीके से होता है। मेरा आंसर क्या आएगा, सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, इसका आंसर क्या है, वॉइडेबल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, वॉइडेबल, जो एक पार्टी कह सकती है कि हाँ ठीक है, अगर वो कह देगी तो वैलिड बन जाएगा और वो ना कह देगी तो क्या बन जाएगा, वॉइड। तो वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, राइट। इसका आंसर सी है। ये रिपीटेडली पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इनिशिएटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी। अब देखो रॉबरी के लिए केस किया है ए ने बी पर, एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द स्टोलन प्रॉपर्टी। बी ने क्या बोला, मैं आपकी चोरी की हुई चीज़ वापस दे दूंगा। क्या ये एग्रीमेंट सही है? नहीं भाई, ये लीगली गलत है ना, तो भाई अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए। आप किसी ने चोरी की है तो आप वापस चीज़ लेकर उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लीगल उसने क्राइम किया है। तो क्राइम के अगेंस्ट आप एक एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें आप उसको माफ़ कर दोगे, नहीं, ये तो लॉ ही तोड़ा है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। ऐसा कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। क्राइम के लिए तो कोर्ट उसको अलग से देखेगी, आप कौन होते हो उसको छूटा करने वाले, नहीं। ये अगेंस्ट द लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए ये एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड, ठीक है। भले वो सामान वापस कर देता है, फिर भी उस पर रॉबरी का केस तो चलेगा ही चलेगा। आगे 14, ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 2 September 2019 बाय अ लेटर विच रीचेस बी ऑन 6 September 2019, ठीक है। ए ने एक ऑफर किया बी को, बी ने रिसीव किया 6 को। बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 8 September 2019, बी ने उसका एक्सेप्टेंस का लेटर 8 सितंबर को भेजा, विच रीचेस टू ए ऑन 12 September 2019। बी कैन रिवोक द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन और बिफोर। तो भाई बी जो है, अगर उसको कैंसिल करना है कि मुझे एक्सेप्ट करना नहीं है, तो कब करना पड़ेगा, तो भाई उसको ये पोस्ट करने से पहले ही कर लेना चाहिए था, बराबर। और दूसरा चीज़ है कि उसने पोस्ट कर दिया, अब उसको कैंसिलेशन करना है, तो भाई ये 12 तारीख को उसके पास पहुँचे, उससे पहले आप उसको कम्युनिकेट कर दो कि भाई मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये लेटर उसके पास पहुँचने से पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके पास लेटर पहुँच जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, 12 September 2019। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग, ये बार बार रिपीटेडली पूछते हैं भाई। देखो याद रखना है, मोहारी बीबी जैसे आएगा याद रखना है माइनर, तो इसका आंसर है एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अप इश्यू। दूसरा करी वर्सेस मिसा, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा याद रखना है कि डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन जो है वो इसमें डिफाइन की गई थी। हार्वी वर्सेस फेसी, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। भाई आप कोटेशन देते हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने ऑफर कर दिया है, ठीक है। और डी हेडली वर्सेस बेग्जेंडेल, ये जो है इसका आंसर आएगा मेजर ऑफ डैमेजेस। तो ये हमको याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार लर्न कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं 2018 के पेपर की तरफ, मिड सेम एग्जामिनेशन 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट पोजिशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट? माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन नॉट प्लीड माइनॉरिटी, माइनर कैन नॉट बी प्रोमिसी और बेनिफिशियरी। तो भाई देखो, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। माइनर कैन नॉट बी प्रोमिसी और बेनिफिशियरी, नहीं, माइनर तो प्रोमिसी भी हो सकता है और बेनिफिशियरी भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। मेरा आंसर कौन सा सही है? 1, ओनली 1 इज राइट, माइनर कैन बी एन एजेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन? तो भाई कंसिडरेशन के कई सारे रूल है, जिसमें है इट मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यस सही है। इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसीड और एनी अदर पर्सन, ये भी सही है। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, ये भी सही है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ये चारों के चारों जो चीज़ें हैं ये कंसिडरेशन के केस में लीगल रूल में सही है, तो इसका आंसर आएगा डी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट अमाउंट्स टू? तो भाई आपने प्रॉमिस कर दिया और आप सोच रहे हो कि इसको परफॉर्म ही नहीं करूंगा, मैं उसको पूरा ही नहीं करूंगा, तो ये एक तरह से फ्रॉड है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फ्रॉड। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीटेडली पूछते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एन एररोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग इज? एररोनियस बिलीफ मतलब आपने सोचा कुछ और, ठीक है, गलती से कुछ और सोच लिया, इसका आंसर क्या है? सी, मिस्टेक। ये भी काफी बार पूछते हैं, याद रखने का। क्वेश्चन नंबर 5, सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड? क्या किया आपने? पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाके रख दिया, उसको बोलते हैं नोवेशन। क्या बोलते हैं? नोवेशन। W agreed to sing at L's theater only during the contract period, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्पेसिफाई कर रखा है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड W made a contract with Z to sing at another theater and refused to perform contract with L, ठीक है। क्या बोला? W ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? सजेस्ट प्रॉपर रेमेडी फॉर L। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो इसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है, इंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि आप रिसेशन नहीं करा सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं पॉसिबल है क्योंकि उसने कहीं और जगह प्रॉमिस कर दिया है, क्वांटम मेरिट भी नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या होगा? इंजंक्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड? भाई जिसको ऑफर करते हैं वो ऑफर ही कहलाता है, जो ऑफर करता है उसको बोलते हैं ऑफरर, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा बी, ऑफरी। क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, ये रिपीट क्वेश्चन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। वेयर द प्रोमिसेस ऑफ बोथ द पार्टीज आर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, एक साथ परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रोमिसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, X offered to sell his car to Y for rupees 3 lakh. Y accept X's offer. X delivers car to Y. Y pays rupees 3 lakh. It is an executed contract. भाई ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ होता, कंप्लीट नहीं होता, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसका आंसर आएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। विच आर द फॉलोइंग आर लीगल रूल्स एज टू ऑफर? इट मस्ट बी such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship, सही है। terms of offer must be certain, yes। terms of offer must be ambiguous, no। a statement of price is not an offer, yes। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सही है? तो 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है एंड 4 सही है, तो 1 2 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, द फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स व्हेन? भाई फाइंडर जो होता है, कई बार क्या होता है, कोई चीज़ खो जाती है और कोई फाइंडर है, तो वो कभी कुछ केसेस में उस गुड्स को सेल कर सकता है, जैसे वो पेरिशेबल नेचर का हो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? देखो, द थिंग फाउंड इज पेरिशेबल इन नेचर, यस वो सेल कर सकता है। द ओनर कैन नॉट बी रीजनेबल डिलीजेंस, कैन नॉट बी फाइंड आउट, तो भाई ओनर को ढूंढा बट वो मिला नहीं। तीसरा, द ओनर इज फाइंड आउट बट ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर। भाई क्या होता है? फाइंडर ने उसके मालिक को ढूंढने के लिए काफ़ी सारा खर्चा किया है, वो खर्चा रीइंबर्समेंट करने को ना बोल रहा है ओनर, तो इन तीनों ही केसेस में जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है वो गुड्स को बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस? इट मस्ट बी क्वालिफाइड, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड और रीजनेबल मोड, इट कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, इट कैन बी गिवन एट एनी टाइम। भाई इसमें से कौन सा मेरा रूल नहीं है? ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या है?
इट मस्ट बी क्वालिफाइड, तो ये इट मस्ट बी क्वालिफाइड नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। इट कैन बी गिवन एट एनी टाइम, नहीं ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इसको 1 कर देना, ठीक है। पहला और चौथा मेरा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर देर इज राइट देर इज रेमेडी कैन बी एक्सप्रेस एज, तो भाई ये लेटिन वर्ड है उबी जस इबी रेमेडियम, ठीक है। इसका मतलब होता है व्हेन देर इज राइट देर इज अ रेमेडी, तो ये याद रखना है आपको सिंपली, ठीक है। आगे, चूज द करेक्ट एक्सेप्शन टू द रूल अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, तो भाई कौन से केसेस में एक्सेप्शन दे रखे हैं कि भाई कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी वो वैलिड हो जाएगा। तो लव एंड अफेक्शन यस, उस केस में आप कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। कंपेंसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज यस, उसमें भी जरूरत नहीं है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, उसमें भी जरूरत नहीं है। और कंप्लीटेड गिफ्ट, ये चारों ही केसेस में कहीं पे भी मुझे कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, भाई डेथ के केस में यस वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डेथ के केस में भी कौन सा है, यहाँ पे पर्सनल परफॉर्मेंस जरूरी था वहां पे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी यस, उस केस में भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अनऑथराइज मटेरियल ऑल्टरेशन, तो भाई तीनों ही केसेस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ या डिस्चार्ज बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब आप अगर करना भी चाहो, जो प्रोमिसर और प्रोमिसी है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज भी करना चाहे, मतलब उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहे तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। कौन से केसेस में ऐसा होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर यस, जिस सब्जेक्ट मैटर पे काम करना था, फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो बिल्डिंग ही टूट गई या जमीन ही वो खस गई या कुछ ऐसा चीज़ हो गया जिसकी वजह से वो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा चेंज ऑफ लॉ यस, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई वैलिड चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया था बट वो बाद में उसको कोर्ट ने अनलॉफुल कर दिया है। तीसरा फेलियर बाय थर्ड पार्टी, नहीं ये नहीं हो सकता। आउटब्रेक ऑफ फोर्स, तो भाई ये पहला दूसरा और चौथे केस में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। फेलियर बाय थर्ड पार्टी, आपका थर्ड पार्टी ने ना बोल दिया इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, डैमेजेस विच अरोज नेचुरली एंड डायरेक्टली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर द कोर्ट में अवॉर्ड डैमेजेस टू एग्रीड पार्टी विंडिक्टिव डैमेज, तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है, विंडिक्टिव डैमेज। क्वेश्चन नंबर 22, और जितना छोटा डैमेज होगा ना, ठीक है, जितना छोटा अमाउंट होगा चेक डिसऑनर का उतना बड़ा डैमेज का जो भी डिसाइड होगा वो अमाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एन एग्रीमेंट विद इडियट इज, भाई सिंपल वॉइड है, क्यों, क्योंकि इडियट या माइनर या फिर इंसॉल्वेंट, इन लोगों के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो भी एग्रीमेंट किया जाता है वो हमेशा वॉइड होता है। अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, होल्डिंग आउट, इक्विटी, नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नहीं, इस पे तो हो जाता है। चेंज ऑफ लॉ, इसमें भी हो जाता है। फेलियर बाय थर्ड पार्टी, नहीं, इस केस में हमारा सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, डी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 25, हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई प्रोमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ज्वाइंट प्रोमिसर, इन तीनों ही लोगों को ज्वाइंटली एंड सेवरली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरा आंसर आएगा सी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स ऑफ वडोदरा सेंड्स अ लेटर बाय पोस्ट टू वाई ऑफ मुंबई ऑफरिंग टू सेल हिज कार, ठीक है, तो एक्स ने वाई को ऑफर भेजी, ये लेटर 1 अक्टूबर को पोस्ट हुआ और वाई को कब मिला, 7 अक्टूबर को, ठीक है। वाई सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 10th अक्टूबर, एक्स receives the letter on 15th October. If X wants to revoke his offer, what is the date of before which X can revoke this offer? तो भाई उसका लेटर सामने वाले को भेजा उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवोक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप एक्सेप्टेंस का लेटर सामने वाला भेज रहा है उससे पहले आपको बोल देना है कि भाई मैं भेजना नहीं चाहता। तो आंसर क्या आएगा, 10th अक्टूबर 2018, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको।
क्वेश्चन नंबर 27, चूज द रिक्विजिट ऑफ वैलिड टेंडर। कंडीशनल नहीं होना चाहिए वो कभी भी। एट प्रॉपर टाइम, यस। टू प्रॉपर पर्सन, यस। तो मेरा आंसर आएगा डी 2 एंड 3। कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट मेंटेनेबल। भाई कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो मेंटेन नहीं करेगा? पहला, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल नेचर। भाई नहीं मेंटेन करेगा, सिंपल है। वो आदमी को गाना गाने के लिए बुलाया आपने और वो आदमी चला गया फॉरेन, तो भाई कैसे परफॉर्मेंस करवाओगे स्पेसिफिक? नहीं पॉसिबल है ना। तो सही है, इस केस में परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। व्हेन डैमेजेस आर इन एडवोकेट रेमिडिटी, यस, इसमें भी। तीसरा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कंपनी इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर्स। तो भाई उसकी कंपनी को पावर ही नहीं था ये करने का उसके एमओए में, फिर भी उसने कर दिया, तो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं। तो मेरा आंसर आएगा बी, ऑल 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर अ गार्डियन ऑफ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्डियन और वार्ड्स एक्ट, ही अटेन्स द मेजोरिटी आफ्टर। तो भाई ये याद रखना, 21 साल में जब उसको अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उसकी एज क्या हो जाएगी? 21, जब वो मेजर कहलाएगा। ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 30, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ठीक है। चलिए मिड सेम एग्जामिनेशन 2017 का पेपर करते हैं। कई सारे क्वेश्चन रिपीट है, तो मैं रिपीट लिख दूंगा वहाँ पे, वो आपको फिर से नहीं करना है। एक बार कर लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर अ पार्टी इज डूइंग समथिंग विच ही प्रोमिस नॉट टू डू, द कोर्ट में बाय इशूइंग एन ऑर्डर रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रोमिस नॉट टू डू इज नोन एज इंजंक्शन। ठीक है, तो कोर्ट जब भी ऐसा ऑर्डर इशू करता है उसे कहते हैं इंजंक्शन। सेकेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड। भाई ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से नहीं करवा रहा हूँ, आपको देख लेना है। आगे, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी द डैमेजेस अवॉर्डेड टू द एग्रीड पार्टी इज विंडिक्टिव। ये भी याद रखना। ठीक है, चेक रिटर्न के केस में, प्रॉमिस टू मैरी के रिजेक्शन के केस में, इन सारे केसेस में विंडिक्टिव डैमेजेस अनाउंस करता है कोर्ट। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेंसेस ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, यस। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, यस। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेजुइटस एक्ट। तो ये तीनों ही मेरे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स। तो भाई एक और नियम है जहाँ पे लॉफुल चार्जेस जो है वो उसके टोटल कॉस्ट मतलब जो वैल्यू है उस चीज़ की उसका 2/3 से ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की चीज़ मिली है या 1200 की चीज़ मिली है और आपने उसको ढूंढने में ही 800 का खर्चा कर दिया, तो जो फाइंडर है वो तुरंत उस चीज़ को बेच सकता है बिना वेट किए कि उसका जो भी ओनर है वो मिलता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनफ अमाउंट स्पेंड कर चुका है। तो इसका आंसर आएगा व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द थिंग फाउंड। तो 1200 के सामने अगर 800 का खर्चा हो चुका है तो आप उसको आराम से बेच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन। तो भी रिपीट क्वेश्चन, उसको फ्रॉड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी रिपीट है। ये अच्छा क्वेश्चन है। 8, कंसेसस एड एडम का मतलब क्या होता है? कंसेसस ऑफ एड एडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज। मतलब दोनों जो पार्टी प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों का सेम चीज़ पे एक राय बन गई, उसको बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम, राइट। इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, दो चीज़ों को इकट्ठा करके पूछा हुआ है पर आंसर हमको प्रॉमिस का ही देना है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो कॉल्ड टेंडर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो भाई सबसे पहले तो परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, रस। एट प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एट प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। टू एनी पर्सन नहीं, स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, नॉट 4। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 12, हु अमोंग्स द फॉलोइंग कैन डिमांड परफॉर्मेंस। भाई परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकता है? तो भाई प्रोमिसर, वो तो खुद परफॉर्म करने वाला है। प्रोमिसी, यस, वो कर सकता है। जॉइंट प्रोमिसर, प्रोमिसर को तो परफॉर्म करना है, एजेंट को भी परफॉर्म करना है। तो इसका आंसर आएगा बी,
प्रोमिसी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, राइट। रिपीट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल वाला, हमको वापस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेना एक बार। एस लेंड टू वाई 3 सम्स ऑफ रुपीज 1000, 2000 एंड 5000। एक्स ने वाई को 3 अलग अलग पैसे उधार दिए हैं, 1000, 2000 एंड 5000। एक्स सेंट अ सम ऑफ रुपीज 1000 आस्किंग एक्स टू अप्रोप्रिएट द मनी टुवर्ड्स द थर्ड डेट। क्या बोला, 1000 रुपये देकर बोला कि जो 5000 है उसके सामने जमा करना। तो हाउ कैन एक्स अप्रोप्रिएट दिस मनी। तो भाई अगर वाई ने बोल दिया है कि ये पैसा वो वाले डेट के सामने है, तो आपको स्पेसिफिकली उस डेट के सामने ही डालना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं, आंसर क्या होगा, एक्स को वाई के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा डी, एक्स ही हैज़ टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट है, ठीक है। पुराने एग्रीमेंट को हटाकर नया एग्रीमेंट लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नोवेशन। 16 ये नया है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिस मेड इज कॉल्ड रेमिशन, ठीक है। आपने बोला कि ये चीज़ परफॉर्म करना है और आपने कम किया है परफॉर्मेंस, और फिर भी जो प्रोमिसी है वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं रेमिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं फिर से नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी रिपीट है, अपना क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है भाई। डैमेजेस के केस में हेडली वर्सेस बेक्सेंडेल का केस है, तो याद रखना हमको। क्वेश्चन नंबर 19 भी रिपीट है। डैमेजेस विच आर प्रोक्सीमेट कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नेम्ड एज ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा है, ये पूरा डेफिनेशन ही छाप दिया है। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉफी वेंडिंग मशीन अमाउंट्स टू, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। अब किसी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल सीसीडी वाले ने या नेस्कैफे वाले ने आपकी कंपनी के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉफ़ी वेंडिंग मशीन इंस्टॉल किया है, अब आप कॉफ़ी पियो या ना पियो, आपको उसका पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इम्प्लाइड ऑफर बन गया। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल रूल एज टू ऑफर। तो भाई ऑफर के लीगल रूल कौन सा नहीं है। पहला, ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप, यस होना चाहिए ये चीज़। टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट अनएम्बिग्यूअस एंड सर्टेन, यस ये भी होना चाहिए। तीसरा, टर्म्स ऑफ ऑफर शुड नॉट लूज एंड वेग, यस लूज और वेग मतलब कुछ भी हवा में बात नहीं होनी चाहिए। ऑफर नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड, नहीं, ऑफर नीड टू बी कम्युनिकेटेड होता है। तो इसका आंसर आएगा डी, ये लीगल रूल नहीं है। ऊपर के तीनों रूल है, चौथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, रिपीट है, इसको मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 भी रिपीट ही, फिर समझ लेते हैं क्या है। मिस्टर शाह सेंट एन ऑफर टू मिस्टर पटेल by a letter posted on October 2017. The letter comes to the knowledge of Mr. Patel on 7th October. तो मिस्टर पटेल को लेटर कब मिला, 7 अक्टूबर को। तो जिस दिन उसके कम्युनिकेट होता है ऑफरी को, उसी दिन ऑफर का कम्युनिकेशन माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा 7 अक्टूबर, ठीक है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, 7 अक्टूबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर 26, फीमेल्स आर एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर 18 ईयर्स ऑफ एज। भाई फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही केस में 18 साल एज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 भी रिपीट है, पर देख लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कनेक्शन विद माइनर्स एग्रीमेंट, इसमें से कौन सा सही नहीं माइनर के केस में। पहला, एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, सही है कि भाई ये माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होता है। दूसरा, ही कैन बी ए प्रोमिसरी और बेनिफिशियरी, सही हो सकता है, वो प्रोमिसी और बेनिफिशियरी हो सकता है। चौथा, ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यस ये तीनों ही वो चीज़ कर सकता है। चौथा, हीज एस्टेट इज नॉट लायबल फॉर नेसेसरीज, नहीं उसका एस्टेट लायबल होता है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है पहले से। क्वेश्चन नंबर 29, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोअर्जन, ठीक है। आप किसी को दबाव में लाकर कुछ चीज़ एक्सेप्ट करवाने की बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोअर्सन। क्वेश्चन नंबर 30,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन देर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो भाई ये तीनों ही केस, हस्बैंड एंड वाइफ, डेटर क्रेडिटर्स एंड लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, इन तीनों ही केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2016 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट मेंटेनेबल। तो भाई हमने देखा हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, फिर भी समझा देता हूँ मैं आपको। वेयर डैमेजेस आर एडिक्वेट, भाई एडिक्वेट आपको डैमेजेस मिल गए तो आप फिर से परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, भाई आपको किसी पर्सन को परफॉर्म करना था पर वो पर्सन आ ही नहीं पाया तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवाओगे। वेयर वन ऑफ द पार्टी इज अ माइनर, ठीक है, तो ये भी मेरा सही है, माइनर होगा तो आप कोर्ट उसको क्या बोलेगा, नहीं परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। वेयर इज द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस, तो ये चारों ही केसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ डैश कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू द सच कॉन्ट्रैक्ट्स डज और डज नॉट हैपन। ये तो क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो हाँ भी हो सकती है ना भी हो सकती है, इसका आंसर आएगा सी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एसेंशियल फीचर ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट, यस, डिपेंडेंट ऑन कोलैटरल इवेंट, यस, डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन इवेंट, यस, डिपेंडेंट ऑन सर्टेन इवेंट, नहीं, सर्टेन नहीं होता है कभी भी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कौन सा सही है इसका आंसर, 1, 2 एंड 3, मतलब आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल प्रोमिसेस टू पे ₹50,000 टू अनिल इफ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई 2 साल में शिप नहीं आएगा तो मैं आपको 50,000 दे दूंगा। इफ शिप रिटर्न्स आफ्टर 2 years and 10 months, भाई 2 साल बाद आया तो भाई जैसे ही 2 साल खत्म हुए वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, अब राहुल को कुछ भी पैसा देना पड़ेगा नहीं, तो मेरा आंसर आएगा राहुल इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे ₹50,000 टू अनिल। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट है, डैमेजेस जैसे आए उसका केस लो कौन सा है, बैग्जेंडेल वाला। ठीक है, याद रखना है, माहौरी बीबी वाला है, माइनर वाला, बराबर, तो ये याद रखना है चीज़ें हमको। क्वेश्चन नंबर 6, ए एग्रीज टू पे ₹20,000 टू बी इफ बी मैरिज टू सी बट इफ सी मैरिज डी देन। भाई सिंपल चीज़ है, सी ने अगर डी से मैरिज कर लिया है तो वो सी बी से मैरिज नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल है। क्या है, अनएनफोर्सेबल, लीगल व्यू से ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और ए को कुछ देना नहीं पड़ेगा। इसका आंसर आएगा डी, ए इज नॉट लायबल टू पे एग्रीड अमाउंट एट ऑल बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल एज पर द लॉ। ठीक है, सी ने डी से शादी कर ली तो सी बी से शादी कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट which prohibits a person to not to do a particular act is called injunction. Repeat question है। Question number 8, where a promisor has made an offer of performance to the promisee and the offer has been accepted by the promisee is called, क्या बोलते हैं उसको। अब ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ए दे रखा है, ठीक है, बट मुझे डाउट है इसके अंदर तो हमें देखना पड़ेगा ये, तो अभी के लिए ए आंसर टिक कर दो, बट ये मैं चेक करके आपको बताऊंगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये रिपीट क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसको बोलते हैं टेंडर। हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन कैन डिमांड परफॉर्मेंस, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ओनली प्रोमिसी, ठीक है, कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। प्रोमिसिस विच फॉर्म कंसिडरेशन, ये भी रिपीट है, रेसिप्रोकल प्रोमिसिस, बराबर। 12वां क्वेश्चन भी रिपीट है, समझ लो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। राहुल ओज 3 डेट्स टू रोहन 20, 30 एंड 50। ही इशूड अ चेक ऑफ 50,000 विद डायरेक्शन, डायरेक्शन दिया है उसने, ये जो 20,000 है वो 20 और 30 के सामने उसको सेट ऑफ करना है। ठीक है, तो भाई जैसे उसने बोल दिया है कि भाई इसके सामने सेट ऑफ करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो राहुल है उसको उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रोहन को क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये भी हमने देखा हुआ है। डेथ हो गई, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो गई, मटेरियल ऑल्टरेशन, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ वेस्टिंग इन द सेम पर्सन, तो ये चारों के चारों केसेस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डी आएगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, डैश ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन द पार्टी डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर परफॉर्मेंस इज ड्यू, तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी। क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी।
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करने से पहले ही बोल दिया कि भाई मैं कर नहीं पाऊंगा, आगे जो चीज़ें आने वाली उसको मैं कर नहीं पाऊंगा, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, डैमेजेस इन द नेचर ऑफ पनिशमेंट आर कॉल्ड, भाई क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो याद रखना पनिशमेंट एग्जाम्पलरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो भाई अनसाउंड माइंड में कौन कौन आ गया, लुनाटिक यस, इडियट यस, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन यस, माइनर नहीं, माइनर नहीं आता है, पर 1, 2 एंड 3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट है, एरोनियस बिलीफ मतलब मिस्टेक होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विथ पर्दा नशीन वुमन इज प्रिज्यूम टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये याद रखना है हमको। आगे क्वेश्चन नंबर 19, देखो पर्दा नशीन का मतलब होता है कि वो पर्दे वाली जो मतलब बुरखा पहन रखा है और उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। आपको मालूम ही नहीं कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कौन है और आप क्या कर रहे हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ बायलेटरल मिस्टेक, बायलेटरल मतलब दोनों साइड से मिस्टेक हुई है, एज टू द फैक्ट रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर द एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। क्वेश्चन नंबर 20, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल if it is forbidden by law, yes, if it is of such nature, if permitted would defeat the provision of law, yes, it is fraudulent, yes, it does not involve or imply injury to any person, भाई ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तीनों केस में वो अनलॉफुल बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना एक बार फिर से देख के फिर करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका आंसर वॉइड समझो, बट शायद ये वॉइडेबल हो सकता है, तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंसेंसस, ठीक है, ये हमने देख लिया है। कंसेंसस एज आइडम मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। आपको किसी कंट्री में आप रह रहे हो तो वहाँ का कायदा आपको नहीं मालूम है, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मुझे मालूम नहीं था कि हेलमेट पहन के चलाना है बाइक, ठीक है। तो वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, आपको पहनना ही पड़ेगा, भले आपको कायदा मालूम नहीं है फिर भी आपको उसकी भरपाई, उसकी पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेशन। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ का आपको रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मालूम है फिर भी आप ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे लॉ मालूम नहीं है, आप पे केस या कार्रवाई जो भी हो सकती है वो होगी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 23, डैश ऑफर इज एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। तो भाई स्पेसिफिक ऑफर अगर है तो जिस पर्सन को ऑफर दी गई उसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे मैच द फॉलोइंग, तो ये रिपीट है वाला है, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज, ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, फिर से पढ़ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी, और परफॉर्म कर दी होती तो क्या कहते हैं उसको, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रिपीट क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस के रूल के बारे में, चलिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 28, 29 भी रिपीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। माइनर इज लायबल फॉर नेसेसिटीज, यस, इन टोट, यस, for fraudulently misrepresenting his age under an agreement, no, to restore any benefit under an void agreement, no। तो मेरा आंसर आएगा 1 एंड 2, इन दोनों केसेस में वो लायबल होगा, बाकी लायबल होगा नहीं। अब इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और भी पुराने पेपर्स में, बट मैंने ये देखे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ऊपर जो हमने 100+ MCQs किए हैं उसके अंदर कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी ये PDF मैंने शेयर की है ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के ग्रुप में, वहाँ से आपको देख लेना है। पर पहले 4 पेपर अगर आप कर लोगे और थोड़ा बहुत इसको एक बार गो थ्रू कर लोगे, वीडियो को देख लोगे, तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर भी एक बार आपको देखना ज़रूरी है और डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना करोगे तो भी आपको अच्छा स्कोर एक मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आप ध्यान से सारी की सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी के वीडियोस, बाकी के सब्जेक्ट के वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और बिजनेस लॉ, ऑडिट, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्योर थियरी सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट एंड यू कैन इम्प्रूव योर
score in the final examination, right? चलिए, all the best.